नमस्कार दोस्तों, कहानी गोल्ड में आज सुनिए नीलिमा शर्मा जी की लिखी कहानी कोई रिश्ता न होगा तब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर। बदहवास से सुमन अचानक नींद से जागी। मार्च के महीने में भी सुमन के माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहा रही थीं। उसका रंग सफेद पड़ गया था, हाथ पैर एकदम ठंडे थे। उसने बहुत अजीब सपना देखा था। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सिर्फ सन्नाटा था। हाथ आगे बढ़ाकर उसने बत्ती जलाई। पीले बल्ब की रोशनी में उसने देखा सुबह के 4 बजे थे। सुबह के सपने सच होते हैं, उसने अक्सर ऐसा सुना था। तो क्या उसका ऐसा सपना सच हो जाएगा? घबराहट के मारे उसकी धड़कन बढ़ गई। किसको कहे यह अपना सपना? कोई भी नहीं सुनेगा। अगर किसी ने सुन भी लिया तो कोई विश्वास नहीं करेगा। घर के लोग तो उसे मनोरोगी करार देंगे। देर तक घुटनों में सर छुपाए बैठी सुमन शून्य अवस्था में रही। फिर झटके से कंबल को परे फेंक कर उसने खिड़की खोल दी। ठंडी हवा के झोंके से जैसे अंदर एक शांति भरने का प्रयास किया हो। सुबह ठंडी और अंधेरी थी, लेकिन पहाड़ी जगह पर सुबह कुछ जल्दी होती है, इसलिए धुंध हल्का छटने लगा था। उसका घर 2 गलियां मकान था। एक तरफ सड़क से लगता हुआ, लेकिन पीछे की तरफ से वही पोर्शन दूसरी मंजिल कहलाती थी। खिड़की से नीचे तक दूर तलक का मंजर दिखने लगा था। गहरी खाई के साथ बल खाती पहाड़ी नदी, जिसमें आजकल पानी कम था। लेकिन पत्थर अब भी मुंह बाय सर उठाकर प्रश्न कर रहे थे, मानो पूछ रहे हों, कब तक आखिर हमें बरसाती पानी के थपेड़े सहकर ऐसे ही खड़े रहना है? हमें भी रेत के कणों सा बिखर कर समंदर में एकाकार होना है। मौसम बदल रहा है, सर्द गर्म ना हो जाए इसलिए सुमन ने खिड़की बंद कर दी और गुसल खाने में जाकर ठंडे पानी से चेहरे पर पानी के छपाके मारे और उस परिदृश्य से बाहर निकलने की कोशिश की जहां वह सपने में। उफ, कान बंद कर लिए उसने और आंखें बंद करके झट से खोल दी। यह सपना कभी सच न हो, ईश्वर को मनाते हुए मन ही मन बोली। अम्मा के कमरे से खटपट की आवाज आने लगी थी। उसने तकिए के नीचे से शॉल खींची और रसोई की तरफ चल दी। एक एक कदम मानो 100 किलो का हो गया था। अम्मा पहले ही अपने लिए चाय बना चुकी थी। उसको देखते ही अपने लोटे से 1 कप चाय सुमन को देते हुए पूछा, आज कैसे जल्दी जाग गई? पता नहीं क्यों घबराहट हो रही थी। कहकर चाय का कप हाथ में लिए वह फिर से अपने कमरे में लौट आई और फोन का नेट ऑन कर दिया। चाय पीते पीते उसने व्हाट्सएप संदेश स्क्रॉल करने शुरू किए। वही रूटीन, सुवचन, सुप्रभात संदेश, फूलों भगवानों की तस्वीर पर कुछ लिखकर इनबॉक्स आने वाले संदेशों की भरमार थी। एक अजीब सा आक्रोश, अजीब सी घुटन और विवशता उसको अपने चारों तरफ लपेटे थी। कुछ न कर पा सकने की विवशता की खींच भी हर तरफ पसर रही थी और अब अतीत की किरचें उसे हर तरफ से चुभने लगीं और मन याद कर रहा था बीते लम्हों को। सरकारी प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका सुमन जब स्कूल में बच्चों को हिम्मत और बहादुरी का पाठ पढ़ाया करती थी तो एक जोश भरी आवाज निकलती थी। कितनी चाह थी उसको कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, परंतु घर के सीमित साधनों ने उसके सपनों की उड़ान को सिर्फ कल्पनाओं में ही खुश होने दिया और न चाहकर भी पिता ने उसको बीटीसी कराई कि शर्तिया सरकारी नौकरी मिलेगी और उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। देहरादून शहर से बहुत दूर, सहिया के पास बहुत ऊंचाई पर स्थित अलसी ग्राम में उसको पहली पोस्टिंग मिली। पहली बार जब पापा के साथ वो गांव देखने गई थी तो उसके हौसले पस्त हो गए थे। कभी कभी किलोमीटर भी पैदल न चलने वाली सुमन को 5 किलोमीटर दुर्गम चढ़ाई चढ़कर गांव तक पहुंचना होता था। मैदानी इलाके की सुमन को तब इतने ऊंचे पहाड़ पर जाना ही बहुत मुश्किल लगा, परंतु पिता के दबाव और सरकारी नौकरी की सामाजिक इज्जत की वजह से उसको जाना ही पड़ा था। 100 गज भूमि पर 3 कमरों का स्कूल था, जिसमें एक कमरा अध्यापक के रहने के लिए तथा दूसरा कमरा प्रधानाध्यापक का, तीसरा कक्षा। पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे उसी एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करते थे।
कभी कभी ज़्यादा शोर होने पर अध्यापिका 5वीं के बच्चों को कमरे के बाहर खुली जगह पर बिठा देती थी। घर से लाई पुरानी बोरी या पॉलीथीन पर बैठकर बच्चे पूरी रो में आकर सस्वर पहाड़ी सुनाया करते थे या कविताएं गाया करते थे। सीढ़ीनुमा ढाल पर उतर एक पेड़ के साथ पुराना दुपट्टा टांगकर धूप से बचने का अनथक प्रयास करती। भोजन माता बिना नागा बच्चों के लिए मिड डे मील पकाया करती थी। दिन थे कि गुजर जाते थे या गुजारने ही होते थे। कितना अकेलापन सा लगता था उसको वहाँ। पहाड़ों पर सन्नाटा कुछ अधिक ही गूंजता है। चिड़ियों की चहक प्रकृति का सुंदर सानिध्य जहाँ सबको अपना बना लेता है, वहीं अभिराम दृश्य बरसाती झरने भी मन में जगह बना लेते हैं। जब सपने पूरे न हों और वर्तमान को सच मानकर जीने की कोशिश करने लगो तो अकेलापन भी वरदान लगने लगता है। अब सुमन माह में एक बार देहरादून आती थी। धीरे धीरे उसने अलसी में मन लगा लिया। स्कूल में रहकर उसने ग्राम की सब बड़ी और समवयस्क महिलाओं से मित्रता कर ली। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। पहाड़ जितने ऊंचे होते हैं, वहां रहने वाले की ख्वाहिशें और उम्मीदें उतनी ही छोटी। कम में ही खुश रह जाने वाले भोले से लोग कितनी जल्दी सबको अपना बना लेते हैं, यह वहां रहने वाले ही जान सकते हैं। समय बीत रहा था, साथ ही उम्र भी हर बरस नए पायदान पर पांव रख आगे बढ़ती चलती जा रही थी। छुट्टियों में देहरादून जाकर लंबे समय तक रहना और 3 छोटी बहनों के साथ उनकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करना उसके अतृप्त मन को संतुष्ट करता था। छोटी बहन मानसी का सुंदर रूप देखकर पड़ोसी वर्मा जी ने अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग लिया था। इतना अच्छा रिश्ता, चाहे विजातीय ही था, उसके पिता को मंजूर था, लेकिन सुमन का विवाह नहीं हुआ था। इसलिए माता पिता ने उसके विवाह से पहले तक रुकने के लिए वर्मा जी को मना लिया। उसके विवाह के लिए अब उचित वर की तलाश थी। शादी ब्यूरो वाली बबली के साथ अब मीटिंग्स बढ़ने लगी थी और क्लासिफाइड में रिश्ते का विज्ञापन देकर कोई लोकल रहने वाला लड़का तलाश किया जाने लगा। किसी के द्वारा सुझाई गई रिश्ता घर की मालकिन बबली ने राजीव का रिश्ता सुझाया और राजीव अगले ही रविवार को अपने परिवार के साथ उसको देखने आए। सांवला सा ऊंची कदकाठी वाला राजीव उसको एक नज़र में ही अपना सा लगा था। उस पर उसकी केंद्रीय सरकार के अधीन नौकरी घर भर के लिए सबसे बड़ा आकर्षण थी। सुमन की सरकारी स्कूल की पक्की नौकरी भी उसको पसंद किए जाने का एक कारण बन गई। राजीव की माँ उसकी बलाएं लेते नहीं थक रही थी। अपनी गोरी चिट्टी सास सी बहू में उनको कभी लक्ष्मी नजर आ रही थी तो कभी अप्सरा। अब तो सुमन को भी आईने के सामने सवाल उठाने को विवश होना पड़ा कि क्या वह सच में इतनी सुंदर है। कावली रोड के नाथ पैलेस में धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। घर परिवार के साथ अब आस पास के लोग भी उसके भाग्य को सराहने लगे। 1 माह के मधुमास के पश्चात वो अलसी लौट आई। अब माह में एक बार न लौटकर हर शनिवार को शाम तक वो वापस घर लौट आती और सोमवार तड़के ही उठकर अलसी को प्रस्थान कर जाती थी। पति उसके बिना अकेलापन महसूस करने लगे। नई नई शादी के बाद के दिन वैसे भी मन कहाँ एक दूसरे के बिना लगता है। पति ने कुछ 1000 रुपए की रिश्वत देकर कुछ सिफारिश लगाकर उसका ट्रांसफर सहसपुर करा दिया। अब उसका नया रूटीन शुरू हो गया। अब रोजाना सुबह बस से जाना, स्कूल खत्म होते ही लौट आना। सब खुश थे। जिंदगी को जैसी जीने की वजह मिल गई थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। बहुत खुश थी सुमन। परंतु समय के साथ साथ सास का लहजा बदलने लगा कि विवाह को 15 माह हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी ही नहीं। आखिर राजीव उनकी इकलौती संतान थी। सुमन भी अब माँ बनना चाहती थी। उसका भी मन करता था कि उसकी गोद में भी एक प्यारा सा बच्चा हो। जब भी वह इन ख्यालों में खो जाती तो उसको अपनी बाहों में एक प्यारी सी बिटिया ही दिखती थी। पलटन बाजार में घूमते घूमते उसको दुकानों के बाहर सुंदर से फ्रॉक नजर आते तो उसका मन करता था सब खरीद कर घर ले आएं। लेकिन उसने कभी अपने मन के सपने किसी के सामने बयां नहीं किए। राजीव भी अब अक्सर बच्चों की तस्वीर देख मुस्कुरा देते। कई दिन से सुमन का मन भारी सा रहने लगा था। कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। एक सहेली की सहायता से उसने सहसपुर में ही एक डिस्पेंसरी में यूरिन टेस्ट कराकर जब रिपोर्ट देखी तो उसको खुद पर भी विश्वास न हुआ।
वो मम्मी बन जाने वाली है, एक अजीब सी अनुभूति होने लगी थी। हाथ खुद ब खुद पेट पर चला गया, लेकिन अब भी मन विश्वास न कर पा रहा था कि क्या सचमुच। और अब तो मन का मौसम फिर से बसंती हो गया था, जो हल्के पतझड़ सा मालूम होने लगा था। अब राजीव को कैसे यह खुशखबरी बताई जाए। उसने स्कूल से लौटते हुए प्रेमनगर से एक ग्रीटिंग कार्ड खरीदा, साथ में एक चॉकलेट भी। माँ जी ने उसको गेट पर ही अपने मायके धर्मपुर जाने की सूचना दी और अगली सुबह लौट आने का कहा। वहां पर राजीव की छोटी मौसी भी आई थी। आज सुमन ने दाल भात बने होने के बावजूद फिर से मटर पनीर की सब्जी बनाई, साथ में थोड़ी सी खीर भी। मुंह हाथ धोकर आज उसने गुलाबी पजामी सूट पहना, हल्का मेकअप करके घर में संगीत लगा दिया। ग्रीटिंग कार्ड पर 2 लाइंस लिखकर उसने राजीव के कुर्ते पजामे पर रख दिया। शाम को 6 बजे तक आने वाला राजीव आज न जाने कैसे 5 बजे ही लौट आया था। ए सुम्मी, अम्मा कहाँ गई आज? उसने हाथ मुंह धोकर रसोई के दरवाजे के पास पहुंचकर पूछा। अम्मा मामा घर गई हैं, आज मौसी आई हुई हैं, तो उन्होंने अम्मा को भी बुला लिया। अम्मा सुबह तक लौटने का कहकर गई हैं। चाय पीकर राजीव टीवी देखने लगा। अधीर होकर सुमन ने कपड़े बदलने का अनुरोध किया कि कपड़े बदलकर इजी हो जाओ, आज सीडी लगाकर कोई मूवी देखेंगे। बेमन से राजीव अपने कमरे में पहुंचा तो पलंग पर उसके बचपन की सब तस्वीरें रखी थीं, एक छोटा सा झबला और एक झुंझुना भी। राजीव को कुछ समझ न आया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर कुर्ता पजामा उठा लिया। ग्रीटिंग कार्ड नीचे गिर गया। राजीव ने हौले से उस कार्ड को उठाया और उसको हैरानी से खोलने लगा। आज तो जन्मदिन भी नहीं मेरा और न ही शादी की सालगिरह है। यह कार्ड तो सुम्मी हाँ तभी लाया करती है। कितनी बार कहा कार्ड पर पैसा बर्बाद न किया कर। कार्ड के अंदर चॉकलेट भी थी। उसने चॉकलेट को हाथ में लेकर कार्ड खोला और पलटकर सुम्मी को जोर से आवाज दी, सुम्मी सुम्मी। लेकिन सुम्मी नहीं थी। वो तो बाहर बरामदे में भी, रसोई में भी नहीं थी। कार्ड हाथ में लेकर राजीव उसको खोजने लगा और अचानक उसको सुम्मी की तेज सांसों को गुसलखाने के दरवाजे के पीछे से आते सुना। रक्त कपोल के लिए सुम्मी सर झुकाए मुस्कुरा रही थी। नहीं, उससे ज्यादा तो शर्मा रही थी। ए, सच बता, जो लिखा तुमने क्या सच है? सुम्मी की ठुड्डी को हाथ से पकड़कर राजीव ने सवाल किया। कहकर सुमन उसकी बाहों में समा गई। पढ़ो तो मैंने क्या लिखा। काली रेल, तू तो काली काली है। राजीव आप पापा, आपकी सुम्मी माँ बनने वाली है। उसको गोद में उठाए राजीव कमरे में ले आया और अब तो उस शाम का एक एक पल सुनहरी था। सुमन अब घर भर की रानी बन गई। अम्मा भी अब सब भूलकर बस उसका ख्याल रखती थी। उसके खाने पीने से लेकर स्कूल आने जाने तक का इंतजाम नए तरीके से किया गया। अब घर के बाहर से सूमो उसको लेकर जाती और घर के बाहर ही छोड़ती थी। बसंत विहार की सड़कों पर सैर करती सुमन को अपना जीवन स्वर्ग सा लगता। सास अपने होने वाले पोते के लिए ऊन लाकर मोजे स्वेटर बुन रही थी। उसके कमरे में पति के बचपन की तस्वीरों के संग बच्चों की तस्वीर टांग दी गई थी। एक नंगे छोटे से लड़के की तस्वीर चिपकाते हुए राजीव को देख सुमन बहुत जोर से हंस पड़ी थी। इसके पहले राजीव कुछ कहते माँ जी कमरे में आ गई थी। सब उत्साहित थे। 9 माह कैसे बीते सुमन को मालूम न हुआ। समय आने पर उसको आस्था नर्सिंग होम ले जाया गया। लंबी दर्द भरी प्रसव पीड़ा के बाद उसने कन्या को जन्म दिया और मानो बसंत अचानक सबके चेहरे से लौट गया और पतझड़ ने फिर से वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। सबके बात करने के लहजे में उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया। सबके चेहरे मुरझा गए। राजीव भी थोड़ा चुप हो गए। यंत्रवत अपने काम में लगे रहते। घर आकर भी सुमन ने सबके बदले व्यवहार को महसूस किया। कोई खुशी नहीं की गई। बिटिया का नाम उसने खुद ही रुचि रख लिया। अगर रुचि रोने भी लगती तो कोई जल्दी से उसे उठाने वाला भी नहीं था। समय बीत रहा था। मैटरनिटी लीव खत्म होने वाली थी। अब बिटिया को कौन देखेगा, यह सोचकर सुमन ने 2000 रुपए में एक महिला को रुचि को संभालने का काम दिया। सरल स्वभाव की ममतामयी मोनिका सुमन की समवयस्क थी। उसकी अपनी भी एक बेटी थी जो 5 बरस की थी और स्कूल जाती थी। मोनिका के सहारे बेटी को छोड़कर स्कूल जाती सुमन अब निश्चिंत थी। देखते ही देखते रुचि 11 माह की हो गई थी। उसकी आंखों में माँ को देखते ही चमक आ जाती थी। परंतु सुमन की तबीयत फिर से कुछ ठीक सी नहीं थी। हर वक्त थकान, भूख न लगना, जी मिचलाना। सुमन को घबराहट होने लगी।
अभी तो रुचि बहुत छोटी है, क्या एक बार फिर से वाह। ओह, अब क्या करें। आजकल इस बात का पता करने के लिए हॉस्पिटल जाना जरूरी नहीं। टीवी ने इतना जागरूक बना दिया कि एक स्ट्रिप लाओ और घर में ही पता लगाओ कि गर्भ है या नहीं। सुमन को वे 2 पल जिंदगी के सबसे भारी पल लग रहे थे। खुशी भी भीतर से तो एक अनजाना डर भी। रिजल्ट सकारात्मक देखकर उसको घबराहट होने लगी थी। राजीव का न जाने क्या रिएक्शन होगा। और माँ जी, उनकी सूरत याद करके सुमन के हाथ पैर ही कांपने लगे। रुचि के जन्म के बाद से उनका व्यवहार एक अजनबी सा हो गया था। राजीव ने जैसे उसके फिर से गर्भ धारण की खबर सुनी तो खुशी से फूले न समाये, जैसे उन्होंने कोई किला जीता हो। एक पुरुष की जिंदगी का सबसे बड़ा क्षण होता होगा जब उसको पता चलता होगा कि वह पिता बनने वाला है। एक नए जीव का आना सुखद ही लगता है। माँ जी ने भी खुशी जाहिर की, परंतु उनके तीखे शब्दों ने राजीव के मन में एक संशय भर दिया कि इस बारी चेकअप करा लेना, कहीं इस बार भी लड़की ही न जन दे तुम्हारी लाडली बीवी। बिना बेटे के तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। आजकल वो जमाना तो है नहीं कि बेटे के इंतजार में 5-5 लड़कियां जन दो। अब ख्याल रखना कहीं अपनी माँ का इतिहास न दोहरा दे यह लड़की, और तू तमाम उम्र बेटियों के ब्याह के लिए पैसा पैसा जोड़ता रहे। राजीव की अल्पबुद्धि लड़के लड़की का फर्क तो समझ गई, परंतु यह नहीं जान पाई कि लड़कियां भी जिंदगी में उतना ही महत्व रखती हैं जितना एक लड़का। बिना बहन का भाई जो था राजीव, उसको वो खुशियां आनंद नहीं उपलब्ध हुए होंगे जो भाइयों को बहनों से प्राप्त होते हैं। अब राजीव सुमन पर दबाव बनाने लगा कि हमें पहले टेस्ट कराना होगा, वरना कहाँ से आएगा 2-2 बेटियों की पढ़ाई से लेकर विवाह तक का खर्चा। सुमन ने बहुत कोशिश की, परंतु उसकी आवाज़ न कारखाने में तूती सी रह गई। आखिर टेस्ट कराना ही पड़ा और डॉक्टर ने जय माता की कहकर जैसे वज्रपात कर दिया राजीव और माँ जी पर। अब सबके सुर बदल गए। मौसम भी इतनी जल्दी जल्दी बदलता है आजकल। अब तो समाज की भी ओजोन लेयर नष्ट हो रही है। समाज की पैसे की, अगले लोग परलोक की दुहाई देकर उसे इस गर्भ से छुटकारा पाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अपनी माँ के पास जाकर उसने उनका संबल और सहारा चाहा तो माँ के आंसू उसकी मजबूरी बयां कर गए। 5 बेटियों की माँ कैसे उसका सहारा बनती, जो खुद पति के सामने एक शब्द नहीं बोल पाती थी। घर लौटकर तकिए में मुंह छिपाए रोते हुए सुमन सोचने लगी, कितनी मजबूर हो जाती है ना नारी। कहने को कहा जा सकता है कि लड़ जाती अपनी अजन्मी संतान के लिए। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, परंतु सच एकदम अलग होता है। यह समाज पितृ प्रधान है। मायके का संबल भी न हो तो स्त्री कुछ न कर पाती। बचपन से पिता और भाई के अधीन रहने वाली सहमी सी लड़की जब विवाह के बाद पति के घर जाती है तो जाने अनजाने वे उसकी जिंदगी पर हावी हो जाते हैं और स्त्री उसे प्यार समझ बैठती है। और वही प्यार जब उसकी जिंदगी के हर फैसले करते हैं तो उसे घुटन होने लगती है। परंतु उस घुटन से निजात पाने के लिए विद्रोह करना, सारे समाज से खुद को अलग करना होता है। किताबों में नारी स्वतंत्रता की बातें लिखना और अपनी जिंदगी में उनको ढालना अलग बात है। जो ऐसा कर पाती हैं उनका बचपन या तो बहुत सुखद होता है, या वह जिनके लिए यह सब बातें करना फैशन होता है, या फिर वे महिलाएं जिनमें आग होती है समाज से लड़ मरने की, लोहा बना लेती हैं खुद को। बचपन से पिता की एक ऊंची आवाज पर डरने सहमने वाली लड़की ससुराल में भी मान्यताओं, रिवाजों और परंपरा के नाम पर चुप रह जाती है, या दबे स्वर में किया गया उसका विरोध कोई माने नहीं रखता है। आखिर टूट गई सुमन, हार गई उसकी ममता इस समाज के बनाए रिवाज के सामने कि पुत्र ही गति दिलाता है, पार लगाता है इस भवसागर से। एक नारी ने ही उसके नारित्व का अपमान कर आने वाली नारी का कत्ल कराने की योजना बना डाली, वो भी एक नारी के ही हाथों से। किसी को भी जरा भी अपराध बोध नहीं सिवाय सुमन के। उसके जार जार बहते आंसुओं का किसी की आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कौन कहता है कि कत्ल सिर्फ गरीबी की वजह से होते हैं? कुछ कत्ल ऐसे भी होते हैं जो किसी को अपने होने की खबर भी नहीं होने देते। अचानक तेज आवाज ने सुमन का ध्यान भंग किया और रुचि घुटनों चलती हुई उसके पैरों के पास खड़ी थी। सुमन का मन भीग गया। कम से कम जो आज मेरी झोली में है उसको तो संभाल लूं। चाय ठंडी हो गई थी, राजीव भी दिल्ली से लौटने वाले होंगे, सोचकर उसने कमरा समेटना शुरू कर दिया। गुस्सा राजीव पर भी था उसको, और मन ही मन मूक प्रतिशोध लेने की ठान ली थी। कल रात उसे याद आया था कि अलसी में एक बूढ़ी माँ जी ने कभी बताया था
कि फला जड़ी बूटी खाने से नारी बंजर हो जाती है। ईर्ष्या के चलते कई स्त्रियां अपनी ससुराल या मायके में धोखे से गर्भवती को वह बूटी पीसकर खिला देती हैं ताकि गर्भ नष्ट हो जाए और आगे कभी संतान भी न हो। तो बस अब वह और संतान ही नहीं जन्मेगी। कर ले कोई कोशिश जितनी चाहे, कम से कम अपनी उस अजन्मी बेटी की आत्मा को तो न्याय दे पाएगी जिसका आज कत्ल करने का इरादा रखते हैं सब। लेकिन रात का वो भयावह सपना कहीं सच हो गया तो नहीं। राजीव के आने पर भी अनमनी सी रही, बात भी की तो हाँ हूं करके ही रह गई। रात को जब राजीव ने करीब आना चाहा तो वह चीख पड़ी, हाँ हाँ, नोचो इसी तरह देह को। तुम पुरुष आज संतान तो बेटे के रूप में चाहते हो, लेकिन देह की भूख को समेटना नहीं जानते हो। कल रक्त बीज की तरह हर तरफ सिर्फ पुरुष ही होंगे और गिनती की ही लड़कियां। अपने पौरुष को हाथ में थामे तुम सब पुरुष तब फर्क नहीं कर पाओगे देह में। तब ना कोई देह बेटी की होगी, ना बहन की, ना मां की, कोई रिश्ता ना होगा तब। राजीव हतप्रभत था, सहम गया था सुमन का यह रूप देखकर, और सुमन अपना चेहरा हाथों में छिपाए सुबकियां लेकर रो रही थी और उसके दिमाग में घूम रहा था सपना। सुबह का सपना, चारों ओर सफेद बर्फ ही बर्फ है, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता। इस बर्फीले पहाड़ की एक गुफा में आग जल रही है। आग की मध्यम रोशनी में कई छायाएं डोल रही हैं। चारों ओर शिकार के भुनते मांस का धुआं तैर रहा है। वह भी वही है, उसकी बेटी भी वही है, उसका बेटा भी वही है, और राजीव भी वही है, और न जाने कौन कौन पुरुष भी, साथ इक्का दुक्का स्त्री भी। आदिम जमाने की गुफा में आदिम मानव के बीच आदिम सभ्यता की आदिम भूख थी। आदिम सभ्यता के विपरीत उसके इस भयानक सपने में सहमति नहीं, जबरदस्ती थी। उस गुफा में तन और मन के दर्द से भरी चित्कारें थीं। आदिम सभ्यता में मानवीय रिश्ते बने नहीं थे और उसके सपने में रिश्ते खत्म हो चुके थे। गुफा में मौजूद पुरुषों के लिए न कोई माँ थी, न बहन, न बेटी, न कोई बेटा था, न भाई, न पिता। बाकी बची थी तो सिर्फ भूख, देह और पेट की भूख। राजीव सन्न रह गया सपना सुनकर। उसने तो यह सोचा ही नहीं कभी कि कभी यह स्थिति भी हो सकती है। वह यह क्यों भूल गया कि प्रकृति को नष्ट करने में वह भी तो भागीदार हो सकता है। उसने सुमन को गले लगा लिया और माफी मांगी कि अब उसे बेटे की चाहत नहीं है। समाज में कभी ऐसी भयावह स्थिति नहीं आएगी। लोग अब जागरूक हुए हैं। न जाने उसके ही मन की आंखों पर पट्टी कैसे बंधी रह गई थी। अब सिसकियां धीरे धीरे थमने लगी थी। अभी आप सुन रहे थे नीलिमा शर्मा जी की लिखी कहानी कोई रिश्ता न होगा तब।